बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश सब्जेक्ट का हॉलनविल बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सिल्क रोड। तो सिल्क रोड जो है इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकलेंगे आपके वो सभी हम कवर अप करेंगे और एक आंसर को कितने अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, उसमें जो वर्ड मीनिंग्स अच्छे से यूज करनी चाहिए वो सभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला इसका क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके चैप्टर के नाम से ही संबंधित है कि द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड, यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 8 है जिसे आप सिल्क रोड इसका नाम दिया गया है, ये क्यों दिया गया है ये आपको बताना है। तो देखते हैं भाई इसको सिल्क रोड आखिर नाम दिया क्यों गया है। तो सबसे पहले तो एक लाइन आप यही लिख देंगे, द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड। ठीक है, वही लिख दिया। अब क्यों दिया गया ये समझिए। Silk Road refers to the historic Silk Road or routes that linked Europe and Asia. The network connected the Afro-Asian landmass. यानी कि ये जो सिल्क रोड है ये ऐतिहासिक रूप से भी जो यूरोप और एशिया है इसे भी जोड़ता था। ठीक है, इसको जोड़ने वाला रास्ता था और साथ ही साथ जो एफ्रो एशियन जो क्षेत्र है उसको भी जोड़ता था। ठीक है, इट स्टेब्लिश्ड ट्रेड फॉर चाइनीज सिल्क, यानी कि ये जो सिल्क रोड था वो इसलिए बनाया गया था, इससे चाइनीज सिल्क, स्पाइस, टीज, porcelain, Indian textiles, precious stones and paper, and the Roman Empire gold, ठीक है, silver, fine glassware, wine, carpets and jewels। यानी कि ये जो रास्ता बनाया गया था सिल्क रोड ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि इससे चीनी रेशम, मसाले, चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन जो है इनका व्यापार किया जा सके। साथ ही साथ जो भारतीय कपड़ा था, कीमती पत्थर थे, काली मिर्च, इन सभी का व्यापार किया जा सके। रोमन साम्राज्य के सोना, चांदी, कांच के बने बने अच्छे पदार्थ, शराब, कालीन, गहने, इन सभी के व्यापार के लिए जो सिल्क रोड था ये बनाया गया था। ठीक है, द रोड वॉज नेम्ड सिल्क रोड लार्जली बिकॉज ऑफ द सिल्क ट्रेड विद चाइना। यानी कि सिल्क रोड जो था इसका नाम सिल्क रोड इसलिए भी पड़ा है क्योंकि चाइना जो था वो अधिकतर मात्रा में सिल्क का व्यापार करता था। ठीक है, इन द चैप्टर द ऑथर ट्रेवल्ड टू माउंट कैलाश एंड एक्सप्लोर्ड द हिमालयन बेल्ट ऑन टिबेट। यानी कि इस चैप्टर में जो आपके चैप्टर है सिल्क रोड, इसमें जो लेखक है वो कहां घूमने के लिए जाता है? माउंट कैलाश। ठीक है, since the author explored the region the chapter was titled Silk Road। यानी कि जब तक लेखक ने इस क्षेत्र की खोज की थी, मतलब इस क्षेत्र की खोज की थी सिल्क रोड की, तभी से इसका नाम, अध्याय का जो चैप्टर है इसका नाम दे दिया गया सिल्क रोड। ओके, द चैप्टर प्रोजेक्टेड द चैलेंजेस एंड हार्डशिप फेस्ड बाय ऑथर ऑन हिज एक्सपेडिशन टू माउंट कैलाश। यानी कि इस अध्याय में जब लेखक कैलाश पर्वत पर अपने अभियान के द्वारा जाता है तो उसे वहां पे कई सारी चुनौतियों का, कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वही सारी चीजें इस चैप्टर में आपकी बताई गई है। ठीक है, तो आखिर इस सिल्क रोड का नाम, आपके चैप्टर का जो नाम है सिल्क रोड, ये क्यों पड़ा, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर आई होप हो गई होगी एंड ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये समझ में आ गया होगा। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है लैंडमास। लैंडमास का मतलब होता है भूभाग। स्टेब्लिशड आप सभी को पता होगा, स्थापित करना या फिर स्थापित किया जाना। पॉलिशियन यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन। टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा। प्रीशियस यानी कि कीमती। एक्सपेडिशन यानी कि अभियान। ग्लासवेयर कांच के पदार्थ। एंड एक्सप्लोर यानी कि अन्वेषण, यानी कि कहीं पे घूमना फिरना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। द टाइटल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड, गिव रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा बच्चों, एक सेकेंड, हाँ, टिबेटियन मास्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनीज इंपीरियल कोर्ट्स, गिव रीजन। देखिए टिबेटियन मास्टिफ्स, ये जो मास्टिफ्स है ये क्या है, एक तरह से जैसे आपने भेड़िया देखा है ना, भेड़िया उसी की तरह से एक बड़ा सा कुत्ता होता है। ठीक है, मास्टिफ्स का मतलब क्या है? एक बड़ा सा खूंखार कुत्ता। ठीक है, तो ये आखिर चाइना की जो इंपीरियल कोर्ट है, शाही कोर्ट जो थी, उसमें क्यों प्रसिद्ध था, इसका क्यों उपयोग किया जाता है ये समझना है। तो द टिबेटन मास्टिफ वर पॉपुलर इन चाइनास इंपीरियल कोर्ट एज हंटिंग डॉग्स। यानी कि ये जो मास्टिफ थे ये एक तरह से शिकारी कुत्तों के रूप में इनका उपयोग किया जाता था। देवर हग ब्लैक डॉग्स ऑल्सो वर यूज्ड एज वॉच डॉग्स। यानी कि ये काफी काले रंग के होते थे और जिन्हें वॉच डॉग्स यानी कि पहरेदारी करने के लिए इन्हें लगाया जाता था। ठीक है,
As one draws closer, they explode into action, darting like a bullet from a gun and nearly as a fast. यानी कि अगर इनके पास कोई इन पर हमला करने के लिए आता था तो ये काफी जल्दी से और काफी तेजी से एक्शन लेते थे, उस पर अटैक कर देते थे। अगर कोई वहां पे हमला करने के लिए आता था और ये इतनी तेजी से अटैक करते थे जितनी तेजी से एक बंदूक की जो गोली होती है ना वो भी अटैक नहीं कर पाती, उतनी तेजी से अटैक करते थे। दे बार्क क्रूशियली विद देयर मैसिव जाब्स, यानी कि इनके जो जबड़े थे वो काफी खतरनाक, दांत काफी खतरनाक और बड़े बड़े थे। दे वर कंप्लीटली फियरलेस ऑफ एनी एंटिटी दैट शुड स्टेट एट एनी एडवांसिंग स्ट्रेंजर, यानी कि ये एक तरह से बिना डरे हुए किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जो उन पर हमला करने वाला था उस पर क्या कर सकते थे, किसी भी अनजान व्यक्ति पर ये हमला कर देते थे, ये बिल्कुल निडर हुआ करते थे। Thus, it is not difficult to understand why these cautious Tibetan mastiff become popular in China's imperial courts as hunting dogs। यानी कि अब आपको ये समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ये जो टिबेटियन मास्टिफ थे ये आखिर चाइनीज इंपीरियल कोर्ट में क्यों पॉपुलर थे, तो क्यों थे एज ए हंटिंग डॉग्स, वॉच डॉग्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग्स है उसे समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है वर्ड मीनिंग्स हमारे। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है मास्टिफ। मास्टिफ का मतलब होता है एक बड़ा सा कुत्ता है। इंपीरियल यानी कि शाही, वॉचडॉग एक पहरे के रूप में, पहरेदारी के रूप में, एक्सप्लोड यानी कि फूटना यानी कि उस पर प्रहार करना, डार्टिंग यानी कि बड़ी तेजी से, मासिफ यानी कि मासिफ जब्स यानी कि बड़े बड़े जबड़े, फियरलेस निडर, एडवांसिंग यानी कि आगे बढ़ना, कॉशियस यानी कि क्रूर। ठीक है, ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए आगे देख लेते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो एक सेकंड, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड को देखते हैं भाई इसमें क्या पूछा गया है हमसे। तो देखिए थर्ड में है हु वाज नोरबू, हाउ डिड द ऑथर स्ट्राइक फ्रेंडशिप विद नोरबू, यानी कि नोरबू कौन है एंड जो लेखक था, ठीक है, हाउ डिड द अदर स्ट्राइक फ्रेंडशिप विद नोरबू, यानी कि जो दूसरे ने नोरबू के साथ, किसी दूसरे व्यक्ति ने नोरबू के साथ दोस्ती कैसे की, वो यहाँ पे आपको समझाना है। तो देखते हैं भाई कैसे दोस्ती की। नोरबू वाज अ टिबेटियन स्कॉलर हु यूज्ड टू राइट आर्टिकल अबाउट होली लेक, यानी कि ये जो व्यक्ति था, देखिए वैसे तो स्कॉलर का मतलब क्या होता है, या तो जो छात्रवृत्ति पाने वाला व्यक्ति होता है या तो जो टॉपर होता है उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज किया गया है एक विद्वान के बारे में। ठीक है, तो नोरबू जो था वो एक तिब्बती विद्वान था जो कि उस पवित्र झील के बारे में लेख लिखा करता था। He was working at an academy in Beijing, यानी कि वो एक अकेडमी के थ्रू काम करता था जो कि कहाँ पर थी, बीजिंग की। It was his first to place, यानी कि ये उसका जो था वो पहला स्थान था जहाँ पे वो लिखने के लिए आया था। He knew a bit of English, यानी कि उसे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आती थी। They brought him a closer to author, यानी कि वह इसी इंग्लिश जानने की वजह से जो लेखक था और ये नोरबू था उसकी आपस में दोस्ती होने का एक जरिया शुरू हो गया। He was not practicing Buddhist, यानी कि वो जो बुद्धिस्ट होता है उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। He suggested that they should hire some yaks to carry their luggage and start their journey, यानी कि उसने क्या किया कि अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए, अपने सामान को ढोने के लिए उसे कुछ यक्स का मतलब होता है वैसे तो जंगली भेड़, ठीक है, जंगली भेड़ नहीं, जो सांड होते हैं उनको कहते हैं जंगली सांड को, लेकिन यहाँ पे एक पशु का उपयोग किया गया जिसे आप अब यहाँ पे बताया तो गया नहीं है कि किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि गधे की या घोड़े की वगैरह की, उसको क्या किया था उन्होंने, हायर किया था अपने लगेज को रखने के लिए। ही टर्न्ड आउट टू बी एन आइडियल कंपेन, यानी कि वो जो था वो इसका एक आदर्श साथी के रूप में चैप्टर में आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आदर्श साथी के रूप में कौन उभर के सामने आया, नोरबू। तो नोरबू कौन था, एक तिब्बती विद्वान था जो कि बीजिंग के थ्रू काम करता था, जो कि एक लिखता था इधर उधर के बारे में, जो जगह है उनके बारे में। तो यही सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे लिखनी थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर। अब देखिए यहाँ पे कुछ अपने जो वर्ड्स है उसे देख लीजिए। स्कॉलर यानी कि स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, याक यानी कि पशु, आइडियल यानी कि आदर्श, कंपेन यानी कि साथी। कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट इंप्रेशन डिड द टू टाउन्स होर एंड डचन लीव ऑन द ऑथर्स माइंड, यानी कि जो दो टाउन्स है, एक होर है
एक डचन। तो इसका ऑथर के दिमाग में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, ठीक है। तो होद वाज अ स्मॉल टाउन क्लोजर टू मानसरोवर लेक। होद जो है वो एक छोटा सा टाउन है, कहां पर, मानसरोवर लेक के पास। इट वाज मिजरेबल प्लेस विद नो ग्रीनरी, यानी कि एक तरह से ऐसा प्लेस था जहाँ पे बिल्कुल भी हरियाली नहीं थी, इसलिए वो वहां पे देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, काफी दयनीय था, ठीक है। द ऑथर फाउंड द प्लेस इन कॉन्ट्रास्ट टू द अकाउंट ही हैड रीड अबाउट लेक मानसरोवर, यानी कि जो ऑथर है वो ये देखता है, ऑथर जो है वो क्या देखता है कि एक दयनीय जगह है जहाँ पे कोई हरियाली नहीं है। लेखक ने मानसरोवर झील के बारे में पढ़ा था एवं जो कि वहां पे जैसा पढ़ा था उसके विपरीत उसे वहां पर देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद ही ड्रंक सम हर्बल टी इन द कैफ देयर, यानी कि उसने एक जड़ी बूटी वाली एक चाय पी, कहां पर, मानसरोवर, इस हॉट टाउन में, मानसरोवर लेक के पास। आगे है डचन के बारे में। द ऑथर नेक्स्ट हाफ वाज डचन, यानी कि दिन के बीच के दोपहर के समय में वो डचन जाता है। इट वाज आल्सो अ डस्टी प्लेस विद हैव्स ऑफ रबल एंड अ लिटर लाइंग हियर एंड देयर, यानी कि ये डचन जो था वो एक ऐसा प्लेस था जो काफी धूल वाला था, ठीक है। काफी धूल वाला जगह था, इधर उधर कूड़े पड़े हुए थे। एंड ही कोल्ड हिज कोल्ड हैड बिकम रोज एंड ही कुड नॉट ब्रीथ, यानी कि उसका जो जुकाम था, जो कोल्ड था, सर्दी थी, वो काफी बढ़ गई और उसे सांस लेने में भी दिक्कत आई, ठीक है। ही स्टेड अवेक और राइट, यानी कि वह ठीक जागता था, मतलब कि वो जो था वो ठीक से चलता था। द टाउन हैड अ कपल ऑफ जनरल स्टोर्स विच सोल्ड चाइनीज गुड्स, यानी कि वहाँ उस टाउन में काफी जनरल स्टोर्स थे जो कि चीनी सामानों को, अब चीन में है तो सिंपल सी बात है, चीनी सामानों को बेचते थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन के जो आपके वर्ड मीनिंग्स बनते हैं इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आई होप, ठीक है। अब देखिए वर्ड्स, मिजरेबल यानी कि दयनीय, ग्रीनरी यानी कि हरियाली, हर्बल जड़ी बूटी युक्त, हैव्स ऑफ रबल मलबे के ढेर, ब्रोश यानी कि बढ़ना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 5 है, व्हाट डिफिकल्टीज डिड द ऑथर एनकाउंटर विद एंड ओवरकम व्हेन ही सेट आउट टू रीच माउंट कैलाश, यानी कि उसे क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, कहां पर, माउंट कैलाश पर, ठीक है। तो देखते हैं भाई कौन कौन सी डिफिकल्टीज का उसको सामना करना पड़ा और उसने क्या किया, उसे दूर कैसे किया, इनकाउंटर कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स थी एंड ओवरकम उसे कैसे दूर किया गया। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए वो घूमने कहाँ गया था, माउंट कैलाश। उसने स्टार्ट कैसे की थी जर्नी, उसे भी समझिए। तो द ऑथर सेट आउट फ्रॉम रंगपुर टू कंप्लीट द कोरा टू द डेस्टिनेशन, यानी कि वो अपने डेस्टिनेशन से, अपने कोरा को कंप्लीट करने के लिए अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल चुका। माउंट कैलाश बियॉन्ड मानसरोवर लेक ही हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, यानी कि माउंट कैलाश से लेकर मानसरोवर लेक तक उसको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी उसका सामना करना पड़ा। रॉक्स यानी कि पहाड़, स्नो यानी कि बर्फ, हाइट प्रॉब्लम्स यानी कि जो पहाड़ की चढ़ाई थी, इन सभी ने उसकी जर्नी को काफी रिस्की बनाया था, ठीक है। अब आगे, ऑन द वे दे कैम्प सिविरियल माउंटेन्स एनिमल्स, यानी कि जब वो अपने रास्ते में जा रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे, तब उन्हें काफी जो पहाड़ी जानवर थे उन्होंने घेरा, उनका सामना करना पड़ा। ही शो नोमाड्स टेंट विद हग टिबेटियन डॉग्स ऑफ गार्डिंग देम, यानी कि उन्होंने देखा कि जो खानाबदोश लोग थे वो उन कुत्तों के साथ में रहते थे जो टिबेटियन डॉग्स थे, काफी खतरनाक थे, जिसे अभी हमने क्या देखा था इंपीरियल डॉग्स के बारे में, वैसे ही कुछ खूंखार डॉग्स के साथ में वो टेंट लगा के रहते थे। द ऑथर हैड हिज फर्स्ट फिजिकल प्रॉब्लम व्हेन ही फेल्ट द प्रेशर माउंटिंग अप इन हिज ईयर्स, यानी कि उसकी जो एक शारीरिक समस्या थी वो क्या थी, उसके कानों में दबाव पड़ रहा था, ठीक है। When distant saw snow lying across the tracks, he spared dirt on the frozen surface to make it rough and safe, यानी कि ये था, क्या नाम है इसका, टेस्टेंट। इसने क्या किया, उसने देखा कि जब जो बर्फ है वो पड़ी हुई है ट्रैक पे, जिस पर से उन्हें जाना है, तो उस ट्रैक पे उसने क्या किया, मिट्टी डाल दी, ठीक है। क्या किया उसने, मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने की वजह से क्या हुआ कि जो बर्फ थी वो
इधर उधर बिखर गई और इससे क्या हो गया कि जो उसका ट्रैक था वो सुरक्षित हो गया। बाय आफ्टरनून दे रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ हॉर, यानी कि दोपहर में ये कहां पहुंचे? हॉर। इट वाज डस्टी, ड्राई एंड रॉकी एट डस्टन, ही हैड कोल्ड एंड माउंटेन्स सिकनेस, यानी कि हाफ में ये कहां पहुंचे? होर पहुंचे। हो पे होर जो था, होर एंड डस्टन, ये दोनों ही डस्टी थे, ड्राई एंड रॉकी थे, यानी कि काफी कूड़े करकट का ढेर था, धूल वगैरह उड़ती रहती थी, हरियाली नहीं थी। ये सारी चीजें यहाँ पे बनाई गई। एंड हैड कोल्ड माउंटेन सिकनेस, यानी कि उसके जो फिजिकल प्रॉब्लम थी जुकाम की या फिर सर्दी की वो बढ़ने लगी। ही टुक सम मेडिसिन फ्रॉम द टिबेटन डॉक्टर, यानी कि उन्होंने क्या किया, उस टिबेटन डॉक्टर से वहां पे जो थे उनसे क्या किया, अपनी मेडिसिन ली और थोड़ा आराम किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे मीट नोरबू, यानी कि अगले दिन वो किससे मिलते हैं? नोरबू। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हु वाज नोरबू, ठीक है। उसके बाद he could speak English, both decided to continue their कोरा together, यानी कि वो जो नोरबू था वो भी इंग्लिश बोल सकता था, दोनों ने मिलकर ही अपनी जो डेस्टिनेशन थी कोरा कंप्लीट करने की, वो क्या की, दोनों ने मिलकर करने की सोची, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स है, इसमें कोई ज्यादा वर्ड मीनिंग्स है नहीं, हालांकि क्वेश्चन आपका जरूर बड़ा है लेकिन इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स नहीं है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है। तो सबसे पहला है नोमार्ड्स। नोमार्ड्स का मतलब होता है खानाबदोश। गार्डियन यानी कि रखवाली, स्पेयर्ड यानी कि छिड़काव, सिकनेस यानी कि बीमारी। तो यही कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई इसमें से मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर होगी ये हो गया आपका 5 यहाँ पे कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछेगा, ये आपके सैंपल पेपर में भी पूछेगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी है। तो देखते हैं क्या क्या पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन है, द नरेटर इन द ट्रेवलेज सिल्क रोड रियलाइज दैट द स्नो वाज बोथ डेंजरस एज वेल एज ब्यूटीफुल, जस्टिफाई, यानी कि जो लेखक ने यात्रा वृत्तांत में पढ़ा था कि जो सिल्क रोड है वो एक तरह से कह सकते हैं डेंजरस भी नहीं था एवं ब्यूटीफुल भी था, लेकिन जब वो गया वहां पे घूमने के लिए तब उसने देखा कि ये डेंजर है, डेंजर भी है एज वेल एज ब्यूटीफुल भी, यानी कि खतरनाक भी है लेकिन सुंदर भी है। तो ये चीज आपको समझानी है, जस्टिफाई हाउ। तो द नरेटर इन द ट्रेवल सिल्क रोड, पहले तो वही लिख देंगे आप एक लाइन पूरी, ठीक है। He stand on his way, surveyed the snow not deep, but car should turn over, यानी कि टिस्टन था, उसने देखा कि जब उसने सर्वेट किया, यानी कि जब उसने देखा कि उसकी जो कार है वो कहाँ फंसी हुई है, बर्फ के बीच में, तो उसने देखा कि ये जो बर्फ है उसके बीच में हमारी कार फंस जाएगी, क्योंकि ये जो है वो उतना ज्यादा गहरा नहीं है लेकिन हमारी कार जो है वो पलट सकते हैं। कवर द रिस्क, उस रिस्क को कवर करते हुए फ्लंग हैंडफुल्स और डर्ट अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, यानी कि उसने क्या किया कि जोखिम को कवर करने के लिए जमी हुई सतह पर मुट्ठी भर क्या की, मतलब थोड़ी सी वहां पे मिट्टी फेंक दी। उसके बाद क्या हुआ कि स्नो वाज स्पेयर्ड विद सोइल, यानी कि जो बर्फ थी वो मिट्टी के साथ में बहने लगी। दे ड्रोव विदाउट डिफिकल्टी, और वो इस बिना किसी परेशानी के वहां से निकले। स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, दिस टाइम डिसाइड टू ड्राइव राउंड द स्नो, यानी कि अब वो एक और उनके सामने रुकावट आई, कौन सी आई कि इस बार बर्फ के चक्कर लगाने का फैसला किया, यानी कि अब जो था वो उन्हें बर्फ का एक पहाड़ जैसे टाइप में कह सकते हैं उसका चक्कर लगाना पड़ेगा। तो ये रिस्क सामने आया। दिस रिस्क डिड नॉट अंडरमाइन द स्नेक ब्यूटी ऑफ द प्लेस, यानी कि जोखिमों ने इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को कम नहीं किया था। In the valley, they show snow-capped mountains, and the river was wide but mostly blocked with ice that was sparkling in the sunshine. यानी कि उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ देखे, चौड़ी चौड़ी नदियां देखी, लेकिन ज्यादातर जो बर्फ से वो अवरुद्ध थे, वहां पर धूप चमक रही थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे समझाई गई है। उसके बाद टर्न्स बिकम शार्पर एंड द राइट बम्पर rocks around were covered with a patch of bright origin lichen. Under the rocks seemed under unending shade, यानी कि जो अब उनके जो रास्ते थे वो काफी तेज होने वाले थे, उबड़ खाबड़ और भी ज्यादा होने वाले थे। चारों ओर चमकीली और नारंगी कलर की चट्टानें वो उन्हें देखने को मिल रही थी। चट्टानों के नीचे उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे एक अंतहीन छाया है, यानी कि
एक ऐसी छाया है जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि जो बर्फ थे वो बर्फ के पहाड़ काफी बड़े बड़े थे, तो इसलिए वो जो छाया थी वो उन्हें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि जो नरेटर था, जब वो सिल्क रोड के बारे में जो चीज वो पढ़ता है कि जो सिल्क रोड है, ठीक है, रियलाइज दैट स्नो वाज बोथ डेंजरस एज वेल एज ब्यूटीफुल। तो जब आप इसे जस्टिफाई करेंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। अब हम अगर इसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की बात करें तो सबसे पहला वर्ड मीनिंग्स है ट्रेवलर्स यानी कि यात्रा वृत्तांत या फिर यात्रा के दौरान, सर्वेड यानी कि सर्वेक्षण किया गया, सोइल यानी कि आप सभी को पता है मिट्टी, डिफिकल्टी यानी कि कठिनाई, अंडरमाइन यानी कि कमजोर है, स्नोकॉप यानी कि बर्फ से ढकी हुई, स्पार्कलिंग शानदार, सनशाइन यानी कि धूप, शार्पर तेज या फिर ठग, यहाँ पे तेज के लिए उपयोग किया गया है, अनएंडिंग शेड यानी कि अंतहीन छाया। तो ये हो गया बच्चों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला जो कि आपके सैंपल में पूछा गया है, यहाँ पे होता है आपका कंप्लीट। तो एक बार मैं सभी क्वेश्चन आपको दोबारा से यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आप चाहें तो उन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से इन सभी को देख पाए और तैयारी कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ से ये रहा, द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड, गिव रीजन। सेकंड है टिबेटन मास्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनीज इंपेरियल कोर्ट, गिव रीजंस। सेकंड है हु वाज नोरबू, हाउ डिड द अदर स्ट्राइक फ्रेंडशिप विद नोरबू। फोर्थ है व्हाट इंप्रेशन डिड नॉट टू टाउन्स होर एंडरसन हैव ऑन द ऑथर्स माइंड। फिफ्थ है व्हाट डिफिकल्टी डिड नॉट other encounter and overcome when he set out to reach Mount Kailash. The last one, the narrator in the Travelers Silk Road realized that the snow was both dangerous as well as beautiful justified. तो ये हो गया आप यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर, यानी कि जो चैप्टर था वो भी आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं बच्चों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ आप कैसे कैसे लाइक करेंगे। दिखाना क्या है, आप चैनल पे जाएंगे तो वहां पे आपको पता चल ही जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइएगा बच्चों की आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो समझ में आए हैं या इसको थोड़ा और मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर चैनल पे पहली बार आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अपना आप ख्याल रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।